साथियों नमस्कार। साथियों ऐसे प्रतियोगी जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आरओ एआरओ का भी परीक्षा देते हैं, का भी एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों, और अन्य परीक्षा भी देते हैं प्रदेश की। तो ऐसे प्रतियोगियों के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है ये, क्योंकि ये पीसीएस लेवल के क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इसमें सभी जो है साथियों टॉपिक शामिल किए गए हैं जीएस के। तो ठीक है, चलिए देखेंगे साथियों। यूपी स्पेशल भी है इसमें। तो इसमें आज का पहला प्रश्न है कि इसमें दो सूची है, आपको मैच कराना है। दो लिस्ट है, इसमें डिस्ट्रिक्ट जनपद दिया गया और उसका हेडक्वार्टर पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है जालौन, कानपुर देहात, संत रविदास नगर और कुशीनगर, इनका हेडक्वार्टर आपको बताना है। तो साथियों इसमें आपको बताइए, जालौन का जो हेडक्वार्टर है वो है औरई में, कानपुर देहात का अकबरपुर में, संत रविदास नगर का साथियों नौगढ़ में और कुशीनगर पडरौना में। ठीक है दोस्तों, कुशीनगर साथियों ये मल्लों की राजधानी हुआ करते थे। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका व्याख्या भी किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, चरकुला नृत्य संबंधित है किससे? अवध की भूमि से, या फिर ब्रजभूमि से, या फिर बुंदेलखंड, या फिर रुहेलखंड। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, ब्रिज भूमि से। ब्रिज भूमि से चरकुला नृत्य संबंधित है। ठीक है, कैसा है? चरकुला एक घड़ा नृत्य है, यहाँ पे देख लीजिए, ब्रिज भूमि से संबंधित है और चरकुला एक घड़ा नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है फैजाबाद में, कानपुर में, मेरठ में, या फिर झांसी में। तो साथियों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मेरठ में। ठीक है, मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आपको याद रखना है ये एक कृषि विश्वविद्यालय है, मोदीपुरम मेरठ में। स्थापना इसकी 2002 में हुई है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पे लिखा भी है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ भी दो लिस्ट है और आपको बताना है कि इसमें एयरपोर्ट, हवाई अड्डा कहाँ है इस नगर में। सभी ज़िले हैं, इस ज़िले में हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो लखनऊ का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ में है, वाराणसी बाबतपुर में है, कानपुर चकेरी में हवाई अड्डा है, और आगरा में है खेरिया। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आगरा वाला, याद रखना है आपको। बाकी तो ये आप लोग जानते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है तो उसको भी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है मोर, तोता, सारस, या फिर कोयल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। इसका जो राजकीय पक्षी, अपने प्रदेश का राजकीय पक्षी है वो है सारस। चलिए अगला, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका है कल्याण, प्रकाशित होती है कहाँ से? मथुरा से, गोरखपुर से, ऋषिकेश से, या फिर वाराणसी से। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गोरखपुर से कल्याण धार्मिक जो पत्रिका है प्रकाशित होती है। अभी साथियों मैंने यहाँ पे हुआ है ये वाला क्वेश्चन, रिपीट हो गया है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण गोरखपुर से प्रकाशित होती है और इसका प्रकाशन 1927 में गीता प्रेस, आपको ये याद रखना है दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रारंभ किया गया था। हनुमान प्रसाद पोद्दार पत्रिका के संस्थापक एवं आजीवन संपादक रहे थे। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ओके, ये नगर है और यहाँ पे मंदिर है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा में है, ठीक है दोस्तों। विश्वनाथ मंदिर, बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर वाराणसी में है, ये भी ठीक है। देवी पाटन मंदिर ये तुलसीपुर में है। और साथियों जिला कौन सा है आपको बताना है। जेके मंदिर साथियों ये लखनऊ में ना होकर के कानपुर में है, ठीक है। कहाँ पे है? कानपुर में। जेके टेम्पल कानपुर में है, कानपुर में।
ओके, चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? संसद को संबोधित इसमें से कौन कर सकता है? भारत के महान्यायविद को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को? तो दोस्तों, इसमें संसद को संबोधित करने का अधिकार भारत के महान्यायविद को है। ओके, भारत के महान्यायविद को संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। अब यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है भारत सरकार का, और यह न तो संसद का सदस्य होता है और न मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा मतलब राज्यसभा या लोकसभा में उनकी समितियों में बोल सकता है या भाग ले सकता है। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है, उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ओके, मत नहीं दे सकता, वो वोट नहीं कर सकता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है साथियों। सभी भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। तो साथियों, लोकप्रिय सदन पहले आप यहाँ देखिए, इसको हम लोग लोकसभा भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लोकसभा भी बोल देते हैं, और ठीक है, और यहाँ पे मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे देखना है, भारतीय संसद के अनुसार मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित नहीं है, क्योंकि साथ ही इसमें उच्च सदन भी होता है। 2 सदन होते हैं दोस्तों, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। तो उच्च सदन भी इसमें शामिल है, बल्कि ये किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। चलिए अगला। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में 1987 के, 88 के, 89 के, 90 के। तो आपको बताना है इसमें, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी 1989। 1989 की चुनाव में नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग 1989 के आम चुनाव में किया गया था, ठीक है। पहले यह आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने, मतलब उसका गठन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो इसका विकल्प हो जाएगा बी, आर्टिकल 169 के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के 169वें अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है। वर्तमान समय में साथियों केवल 5 राज्यों में विधान परिषद की स्थापना, उस समय साथियों 5 राज्यों में विधान परिषद है। आपको बताना है कि इस समय कितने राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की गई है, ठीक है। अब यह अधिकार, संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करने के लिए कानून बना सकती है। संसद को अधिकार है दोस्तों, और ऐसा कानून संसद तभी बना सकती है जब राज्य विधानसभा पूर्ण बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से विधान परिषद को सृजित करने या समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजे। तो ये आप लोग व्याख्या देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़िया या फिर मांडव पहाड़िया? साथियों, इसमें मुझे लगता है साथियों मांडव पहाड़िया नहीं है। अब देख लेते हैं
इसमें? मांडव की पहाड़ियाँ दोस्तों गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और यहाँ पे हरिश्चंद्र, सतमाला और बालाघाट ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पे देख लीजिए साथियों, ये महाराष्ट्र में फैली है, लेकिन मांडव की जो पहाड़ियाँ है वो गुजरात एवं मध्य प्रदेश राज्य में फैली है। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? जामनगर, पोरबंदर, ओखा या फिर वेरावल? तो साथियों यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, इसकी व्याख्या देखना है। जामनगर गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। देश के बड़े बंदरगाहों में कांडला, मुंबई, मझगांव, न्यू मंगलोर, कोचिंता, नावा सेवा पश्चिमी तट पर, ये आप यहाँ पे देख लीजिए साथियों। ओखा, पोरबंदर और वेरावल गुजरात के बंदरगाह कस्बे हैं, ठीक है, जबकि जामनगर गुजरात का कस्बा नहीं है। और इसकी जो अवस्थिति है तट से दूर है, ये समुद्री तट से दूर है। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो जंगली हाथियों के लिए साथियों। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है शेरों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभ्यारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यह केरल राज्य के इडुक्की में अवस्थित है। निम्नलिखित नगरों में से किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है? बंगलुरु में, दिल्ली में, चेन्नई में या फिर सूरत में? तो साथियों उस समय तो मुंबई दिया था आंसर इसका, बेंगलुरु में, चेन्नई में, सूरत में। तो पहले देखेंगे मुंबई के बाद भारत के नगरों में सर्वाधिक स्लम जनसंख्या बृहद मुंबई, आज भी है दोस्तों, ठीक है। इसके पश्चात दोस्तों वो दिल्ली में बोल रहा है, दिल्ली में। तो ये 2001 की जनगणना के अनुसार है साथियों, मैंने अपडेट नहीं किया है अभी, बाद में देख लेंगे। मनुष्य के अंगों में कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है? आँख, मस्तिष्क, हृदय या फिर फेफड़े? तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों हानिकारक विकिरणों, रेडिएशन से। तो मनुष्य के अंगों में आँख हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, आप व्याख्या देख लीजिए, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आँख। कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोनों का श्रवण करना। तो ये मानव गुर्दे, किडनी का कार्य नहीं है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेंगे। किडनी स्तनधारियों मतलब मैमल्स और कशेरुकी जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी अंग है, जो उपापचय के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है दोस्तों। यह रुधिर में हाइड्रोजन आयन सांद्रता अर्थात पीएच का नियंत्रण करता है और अम्लीय एवं क्षारीय पदार्थों के अधिशेष भाग को निष्कासन कर रुधिर के पीएच को अस्थायी रूप से कायम रखता है। यह रुधिर के पराशरीर दाब तथा उसकी मात्रा का नियंत्रण करता है। वृक्क रुधिर तथा उत्तक द्रव्य में जल एवं लवणों की मात्रा को निश्चित कर, यहाँ पे देख लीजिए साथियों, जल और लवणों की मात्रा को निश्चित कर रुधिर दाब बनाए रखता है। इससे उत्तक द्रव्य की परासरणीयता भी नियंत्रण रहती है। शरीर में परासरण नियंत्रण द्वारा वृक्क जल की निश्चित मात्रा, यहाँ पे साथियों जल की निश्चित मात्रा भी बनाए रखता है। यहाँ पे देखना है साथियों, यह कुछ पोषक तत्वों के अधिशेष भाग जैसे शर्करा, अमीनो अम्ल इत्यादि का निष्कासन करता है। रुधिर के विभिन्न पदार्थों का वर्णात्मक उत्सर्जन कर वृक्क शरीर की रासायनिक अखंडता बनाने में सहायक होता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग कौन सा सही नहीं है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोनों का श्रवण करना। तो साथियों ये डी, कई हार्मोनों का श्रवण करना है इसमें, ठीक है। चलिए, एनोस्मिया कहते हैं स्वाद संवेदना की कमी को, घ्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को या फिर ऊष्म संवेदना की कमी को। तो एनोस्मिया घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। एनोस्मिया या अघ्राणता या गंध अग्राह्यता से मनुष्य की सूंघने की शक्ति का नाश हो जाता है साथियों। तो ये साथियों सूंघने की शक्ति का इससे नाश हो जाता है, किससे? एनोस्मिया से। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है
भ्रूण के लिंग को, अमीनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को, या हार्मोनों के प्रकार को। तो बताइए आप इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो जो भ्रूण के लिंग को बताता है, गर्भवती महिलाओं में किया जाने वाला एक प्रसव पूर्व परीक्षण है, जिसे विभिन्न प्रकार के जन्म दोषों से डाउन सिंड्रोम तथा गुणसूत्र विषम की जांच की जाती है। चलिए, इस आपको याद रखना है इतना कि एमनियोसेंटोसिस भ्रूण के लिंग को बताता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के की। तो विटामिन ए साथियों, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा विटामिन ए की होती है। ठीक है, विटामिन ए की होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। आम, आंवला, पपीता, बेर। तो साथियों, स्कर्वी रोग किससे संबंधित है, विटामिन सी से। विटामिन सी कमी होती है तब यह रोग हो जाता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको कि हम लोग बोलते हैं। विटामिन सी जल में विलेय विटामिन है और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका अणुसूत्र देख लीजिए साथियों। इसकी वजह से, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। यह विटामिन खट्टे रसदार जैसे नींबू, संतरा, चीकू, आंवला तथा टमाटर, पत्तेदार सब्जियों एवं पाया जाता है। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आंवला। ठीक है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट बच्ची मछली है, हिल्सा, गैम्बूसिया, लेवियो या मिस्टस। तो साथियों, इसका सही विकल्प हो जाएगा गैम्बूसिया। कुओं में साथियों ये डाल दिया जाता है तो वहाँ से मच्छर जहाँ ज़्यादा होते हैं वो हट जाते हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट बच्ची मछली गैम्बूसिया है। ताजे पानी की मछली की एक प्रजाति है। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है, रक्त जमाव, वृद्धि, उत्सर्जन या फिर प्रजनन। तो साथियों ये बी है, रक्त जमाव, ब्लड क्लॉटिंग से। ठीक है, रक्त जमाव से संबंध, थ्रोम्बिन का संबंध होता है। अब है 1665 में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के प्रसिद्ध पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, शिवाजी ने की थी, किस मुगल सेना नायक से की थी, जसवंत सिंह, जय सिंह, दिलेर खां या फिर शाइस्ता खां। तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों बी, जय सिंह। औरंगजेब ने शाइस्ता खां के असफल होने पर शिवाजी को कुचलने हेतु आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण भारत भेजा था। ठीक, तो पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और रायगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उसने शिवाजी से 1665 में पुरंदर की संधि की। और ये किसने की थी, जयसिंह ने की थी। 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, गेहूं की, चावल की, जौ की या फिर मक्का की। तो साथियों खेती तो बहुत दिन से होती थी। अब देखते हैं इसमें किसकी खेती नहीं करते थे। तो मक्का की खेती नहीं करते थे। बाकी गेहूं, चावल तो साथियों जब से हम लोग जानते हैं इतिहास तब से ही शुरुआत है इसकी। भारत में मक्का की खेती 15वीं सदी में प्रारंभ होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, किसकी, मक्का की। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, नाना साहब, मंगल पांडे, तात्या टोपे या फिर कुंवर सिंह का। तो साथियों ये नाना साहब है, मेरे हिसाब से गलत है दोस्तों। यहाँ मैं भी कंफ्यूज हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं साथियों, मैं गलत हूँ एक्चुअली। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह के समय तात्या टोपे नाना साहब के, साथियों ये नाना साहब के कमांडर थे, तात्या टोपे। ऐसे ही गलतियाँ होती है दोस्तों। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजी को कई जगह परास्त किया था। तो नाना साहब के कमांडर थे तात्या टोपे और इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आशुतोष मुखर्जी, सीआर दास ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो साथियों इसका सही विकल्प है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। व्याख्या देखेंगे। 16 अक्टूबर 1905 को साथियों 1905 16 अक्टूबर को बंगाल के विभाजन घोषणा के साथ ही विभाजन प्रभावी हो गया साथियों। ये विभाजन प्रभावी हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को।
लेकिन साथियों जुलाई 1905 में इसकी घोषणा की गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 जुलाई शायद डेट है दोस्तों, 16 जुलाई 1905 को घोषणा की गई है, लेकिन विभाजन की घोषणा प्रभावी हुई है 16 अक्टूबर 1905 को। तो विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल के इस विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। चलिए, रद्द कब हुआ था? 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, 1911 में। अगला है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जेल से फरार कौन हुआ था दोस्तों? तो राम मनोहर लोहिया, JB कृपलानी, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण। साथियों मेरे हिसाब से राम मनोहर लोहिया फरार हुए थे। देखते हैं दोस्तों, यहाँ भी साथियों 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया। हजारीबाग जेल में रखा गया। कालांतर में जेल की दीवार को फांदकर जयप्रकाश नारायण फरार हो गए थे साथियों। जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे, ठीक है। तथा भूमिगत होकर आज़ाद दस्ता का गठन किया। आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे और उन्होंने ही भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया। तो साथियों राम मनोहर लोहिया तो बिल्कुल गलत हैं, JP कृपलानी भी गलत हैं, जयप्रकाश नारायण सही विकल्प है। चलिए, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेश में आधुनिक रीत पर दूतावासों की स्थापना की? साथियों इसमें तो मैं एकदम श्योर हूँ कि टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने साथियों। टीपू सुल्तान उद्योगों की स्थापना में रुचि लेता था, इंडस्ट्री में रुचि लेता था, और उसने देशी तथा अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मस्कट, ऑरमुज, जद्दा तथा अदन देशों में आधुनिक रीत से अपने राजदूतों के लिए दूतावासों की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की। इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में और इसने पादशाह की उपाधि धारण की। टीपू की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई। इस समय 1799 में हुई थी। इस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड वेलेस्ली। तो सही विकल्प है टीपू सुल्तान। चलिए, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी खड़ेंद्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर चंद्रशेखर आज़ाद? इसका दोस्तों सही विकल्प है चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस की एक मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। यही बच गए थे। बाकी 9 अगस्त 1925 को काकोरी जाने वाली गाड़ी में लूटपाट की गई थी और इस कांड के मुख्य अभियुक्त थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह खां जी, सचिन नाथ सान्याल जी, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जी थे। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी तथा बख्शी को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। कुल मिलाकर चंद्रशेखर आज़ाद जी बच गए थे। ठीक है, चलिए अगला। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, अजातशत्रु, चंडप्रत्योत, प्रसेनजित, उदयन। तो साथियों ये उदयन था, ये उदयन था एकदम श्योर। हर्यवंश शासक बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। इस वंश का सबसे अधिक प्रतापी राजा था बिंबिसार और यह हर्यवंश संबंधित था। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार की उसके पुत्र अजातशत्रु ने हत्या कर दी थी तथा स्वयं सिंहासन पर बैठा। इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध के निर्वाण प्राप्त हुआ। इसके शासनकाल में राजगृह में सप्तकर्णी गुफा में 483 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। अंतिम समय में अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई। तो साथियों अजातशत्रु ने भी अपने पिता की हत्या की थी और अजातशत्रु के बेटे उदयन ने भी उसकी हत्या की थी। तो अब आप बताइए साथियों इसमें सही विकल्प कौन होगा? मेरे हिसाब से उदयन है।
और अजातशत्रु ने भी अपने पिता की हत्या की थी। चलिए कमेंट करिएगा ज़रूर। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के साथियों, पुष्यमित्र शुंग के। महाभारत के लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पतंजलि द्वारा पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लेख लिखा गया। और साथियों यहाँ ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ, गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ, भारत में मुसलमानों का युग शासन युग 1192 से शुरू हुआ। तो कौन सा इसमें सही है चुनना है साथियों, ठीक है। तो इसके जो साथियों डी है विकल्प, ये चारों सही हैं, ठीक है, ये चारों सही हैं। शासन साथियों 1192 शुरू हुआ, मुसलमान शासन का युग। निम्नलिखित, हाँ साथियों ये भी क्वेश्चन हो गया है। चलिए निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अगस्त प्रस्ताव है साथियों, वेबल की योजना है, क्रिप्स मिशन की योजना है, मंत्रिमंडल मिशन, कैबिनेट मिशन है। तो साथियों ये 1946 में आया था, ये आप लोग को पता है 1942 में आया था, 1945 में हुआ है दोस्तों ये, और अगस्त प्रस्ताव मुझे लगता है 1940 में हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक, कोई है एक, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2, ठीक है। चलिए देखते हैं विकल्प देखते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सही है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स मिशन योजना 1942 में, वेबल योजना 4 जून 1945 में, मंत्रिमंडल मिशन की योजना 16 मई 1946 में। तो साथियों ये प्रश्न थे इसमें, ठीक है। अगर वीडियो साथियों आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए। और ये सभी प्रीवियस ईयर के साथियों प्रश्न हैं जो कि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्री में। ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों, तैयारी करते रहिए और वीडियो लगातार अपलोड होती जाएंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, कल मिलते हैं।